आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एंटीकोगुलेशन ड्रग्स के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं कि एंटीकोगुलेशन क्या होता है। तो सबसे पहले इस ऑड को तोड़ो, क्या लिखा है एंटी। तो एंटी का मीनिंग हम क्या जानते हैं, किसी ऑड के सामने जब एंटी लग जाता है तब क्या करते हैं, उस चीज को क्या करता है, प्रिवेंट करने का काम करता है। तो किसके सामने एंटी लगा है, कोआगुलेशंस के सामने एंटी लगा। तो कोआगुलेशंस का मीनिंग हम क्या जानते हैं, ब्लड का क्लोटिंग करना। क्या करना, ब्लड का क्लोटिंग करना। तो पूरी ऑड को हम एक करके अगर देखेंगे तो क्या मिला हमें, प्रिवेंट ब्लड क्लोटिंग। दैट मींस एंटीकोगुलेशन ड्रग्स वो होगा जो क्या करेगा, ब्लड क्लोटिंग को प्रिवेंट करने का काम करेगा। तो बोलोगे कि सर ब्लड क्लोटिंग को प्रिवेंट करने की क्या जरूरत पड़ा, अगर ब्लड क्लोटिंग को प्रिवेंट करेंगे तो अगर ब्लड हमारा नहीं जमेगा तो क्या होगा, हम तो मर जाएंगे। ठीक है, ब्लड पूरा बाहर चला जाएगा। तो बेसिकली ब्लड क्लोटिंग ड्रग्स हम तभी देते हैं, मान के चलो ड्यूरिंग द सर्जरी हो रहा है, उस टाइम ब्लड का कोगुलेशन ना हो, दैट मींस ब्लड का जमा ना हो जाए, उस टाइम देते हैं। आफ्टर द सर्जरी, ठीक है, वहां पे ब्लड का कोगुलेशन क्लोटिंग ना हो जाए, उस टाइम इस ड्रग्स को हम देते हैं। तो बेसिकली एक चीज को बारी बारी से देखते हैं। देखो बेसिकली क्या होता है, ये हमारा नॉर्मल ब्लड वेसल्स, नॉर्मल ब्लड वेसल दैट मींस हम आर्टरी भी बोल सकते हैं या वेन भी बोल सकते हैं। क्या होता है, इसके अंदर ब्लड क्या करता है, हमारा फ्लो करता है, और ब्लड के साथ साथ क्या रहता है, यहाँ पे प्लेटलेट्स भी प्रेजेंट रहता है। तो बेसिकली क्या होता है, मान के चलो बाहर से क्या हुआ, इंजरी हुआ, इंजरी होने की वजह से क्या होगा, यहाँ पे ब्लीडिंग होगा। तो ब्लीडिंग होने के बाद क्या होता है, यहाँ पे धीरे धीरे क्या होता है, प्लेटलेट एग्रीगेशन होना स्टार्ट हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्लेग फॉर्मेशन होगा यहाँ पे। तो क्या होता है, धीरे धीरे ब्लड का जो बाहर आता है वो रुक जाता है। उसके बाद क्या होता है, क्लोटिंग मैकेनिज्म, दैट मींस क्या होता है, यहाँ पे तो प्लेटलेट एग्रीगेशन होता ही होता है, उसके साथ साथ क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, एक जाली लाइक स्ट्रक्चर, दैट मींस क्या हो जाता है, यहाँ पे फिब्रिन जमा हो जाता है, जो बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता है ब्लड क्लोटिंग का। तो इसे हम बोलते हैं ब्लड क्लोटिंग मैकेनिज्म। तो क्या होता है बेसिकली, ये तो हमारा नॉर्मल कंडीशन था, ठीक है, ये अगर होगा तो क्या होगा, हमारा ब्लड क्लोटिंग रुक जाएगा। दैट मींस ब्लड का जो ही हो रहा था, क्या हो रहा था, फ्लो हो रहा था, वो क्या होगा, दैट मींस ब्लड जो हमारी बॉडी से एक्सेस से बाहर हो जा रहा था वो रुक जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली इसको रोकने का जरूरत क्या पड़ा, ठीक है, इसको रोकने की जरूरत यही पड़ा। मान के चलो ये क्या है, हमारा ब्लड क्लोटिंग हुआ, ब्लड क्लोटिंग क्या करेगा, जो ब्लड क्लोटिंग की वजह से क्या होगा, यहाँ पे प्लेग का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लेग फॉर्मेशन क्या होगा, जो ब्लड वेसल्स है उसे क्या आता है, धीरे धीरे हमारे ब्लड वेसल्स को क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है। उसकी वजह से हमारी बॉडी में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसी कारण से हम क्या करते हैं, एंटीकोगुलेशन से ड्रग्स को हम देते हैं, ताकि क्या करें, जो हमारे यहाँ पे क्या हो गया, जो हमारे ब्लड का क्लोटिंग हो गया उसको प्रिवेंट करे। अगर ब्लड क्लोटिंग ऐसे प्रिवेंट हो जाएगा तो क्या होगा, ब्लड अच्छे से फ्लो कर पाएगा। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा कि हम एंटीकोगुलेशन से ड्रग्स क्यों देते हैं। तो चलो और भी अच्छे से हम समझते हैं। देखो एंटीकोगुलेशन ड्रग्स, एंटीकोगुलेशन मेडिकेशन दैट हेल्प टू प्रिवेंट कोगुलेशन, ये बेसिकली क्या करता है, हमारी बॉडी में प्रिवेंट करता है कोगुलेशंस को। ठीक है, एंड इंटरफेयर विद द बॉडी नॉर्मल क्लोटिंग कोगुलेशन प्रोसेस, एक किसको इंटरफेयर करके, जो हमारी बॉडी में क्या हो रहा था, हमारी बॉडी में जो नॉर्मल क्या हो रहा था, क्लोटिंग हो रहा था, उसको क्या करता है, इंटरफियर करता है। दैट मींस उसमें ही थोड़ा छेड़खानी करता है। ठीक है, तो किस तरह से करते हैं, आगे पूरी प्रोसेस को हम जानेंगे, टेंशन मतलब। ठीक है, दे डू नॉट एक्चुअली ब्रेक डाउन ऑफ द क्लोट, लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना, जो एंटीकोगुलेशन ड्रग्स होता है वो कभी भी जो क्लॉट है, दैट मींस क्लॉट पहले से ही जम गया, उसे क्या करेगा, ब्रेक डाउन करने का काम नहीं करेगा। जो ब्रेक डाउन करने का काम करेगा उसे हम एंटी प्लेटलेट ड्रग्स बोलेंगे, एंटी थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग्स बोलेंगे। ठीक है, तो ये क्या करेगा, प्लेटलेट्स को ब्रेक डाउन नहीं करेगा, ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, रेड्यूस द एबिलिटी द हार्मफुल क्लॉट, क्या करेगा, जो हमारे हार्मफुल क्लॉट को क्या करेगा, जमा होने से प्रिवेंट करने का काम करेगा। दे कॉज कंडीशन लाइक शॉक, डीप वेन थ्रोम्बोसिस। बेसिकली डीप वेन थ्रोम्बोसिस क्या होता है, जो हमारे क्या होता है, जो वेन्स होता है, डीप वेन्स होता है, जैसे मान के चलो हमारा लेग का वेन्स होता है, उसमें क्या हो जाता है, थ्रोम्बोसिस जम जाता है। दैट मींस ब्लड का क्लोटिंग होना स्टार्ट हो जाता है। फिर वहां से क्या होता है, हमारी लेग में पेन होना स्टार्ट हो जाता है, स्वेलिंग होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये सब कंडीशंस होना स्टार्ट हो जाता है, इसे हम बोलते हैं डीप वेन थ्रोम्बोसिस। देखो ये वाला कंडीशंस, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, प्लेग का फॉर्मेशन हो गया, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा स्वेलिंग हो जाएगा और क्या हो जाएगा, हमारे लेग्स में बहुत पेन स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद आता है पल्मोनरी थ्रोम्बोलिज्म। बेसिकली क्या होता है, पल्मोनरी थ्रोम्बोलिज्म क्या होता है, जो हमारे पल्मोनरी होता है
वहां पे क्या हो जाता है, ब्लड का कोगुलेशन हो जाता है, दैट मींस ब्लड का जमा हो जाता है, जिसके कारण से क्या होता है, जो हमारी लंग से क्या जाता है, ब्लड हार्ट तक जाता है, ठीक है, लंग से क्या जाता है, हार्ट तक जाता है, वहां पे ब्लड नहीं पहुंच पाता, किसके थ्रू जाता है, आर्टरी के थ्रू, वो क्या हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है, उसको हम बोलते हैं पल्मोनरी थ्रोम्बिज्म। उसके बाद आर्टेरियल फिब्रिलेशन शॉक। आर्टेरियल फिब्रिलेशन बेसिकली क्या होता है, जो हमारा हार्ट का रिदम होता है, क्या हो जाता है, वो बिगड़ जाता है, अब नॉर्मल हो जाता है। बेसिकली आफ्टर द सर्टेन सर्जरी, किसके ये जो कंडीशंस होता है कब होता है, आफ्टर द सर्जरी, सर्जरी के बाद ये सब कंडीशंस होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या देते हैं, एंटी कोगुलेशन ड्रग्स को देते हैं। तो ये वाला चीजें समझ गया। इस बार हम देखेंगे क्लोटिंग मैकेनिज्म, ठीक है। तो क्लोटिंग मैकेनिज्म बेसिकली हमारी बॉडी में किस तरह से ब्लड का क्लोटिंग होता है। तो अगर क्लोटिंग मैकेनिज्म हमें जानना है तो उसके लिए कुछ कुछ फैक्टर जानना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि ब्लड क्लोटिंग फैक्टर कौन सा होता है। जो फैक्टर ऑन होता है उसे हम फिब्रिनोजेन बोलते हैं। देखो सब अगर पूरा भी याद नहीं रख पाओगे तो जो रेड दे रखा है उसको याद जरूर कर लेना। उसको जो फैक्टर 2 होता है उसको हम बोलते हैं प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है। उसके बाद जो फैक्टर 3 होता है उसको टिश्यू प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन बोलते हैं। उसको फैक्टर जो 4 होता है उसको कैल्शियम आयन बोलते हैं, कैल्शियम 2+ होगा, ठीक है, कैल्शियम आयन होगा। उसके बाद फैक्टर जो 5 होता है उसके बाद लेवलिक फैक्टर बोलते हैं। जो फैक्टर 7 होता है उस स्टेबल फैक्टर बोलते हैं। फैक्टर जो 8 होता है जो एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, ये याद रख लेना, ठीक है, ये बेसिकली कंपटीशन एग्जाम में बहुत बार पूछता है। उसके बाद फैक्टर जो 9 होता है उसका हम बोलते हैं प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन कंपाउंड, ठीक है। उसके बाद आता है फैक्टर जो 10 को हम बोलते हैं स्टेट ऑटो फैक्टर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत बार पूछा जाता है कंपटीशन एग्जाम में। उसके बाद आता है 11 में आता है प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीडिसेंट फैक्टर, ठीक है। उसके बाद आता है 12 में आता है हैगमैन फैक्टर। उसके बाद आता है 13 में क्या आता है फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर, जैसे हम बोलते हैं फिब्रिनेज, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं मैकेनिज्म्स ऑफ कोगुलेशंस, हमारी बॉडी में किस तरह से बेसिकली कोगुलेशंस होता है। तो कोगुलेशंस होने के लिए बेसिकली 2 टाइप का फैक्टर होता है, एक तो होता है इंट्रिंसिक फैक्टर और होता है एक्सट्रिंसिक फैक्टर। जो इंट्रिंसिक फैक्टर होता है बेसिकली लॉन्ग टाइम के लिए, थोड़ा लंबे टाइम के लिए होता है। जो इंट्रिंसिक फैक्टर होता है ये थोड़ा शॉर्ट टाइम के लिए होता है। तो बेसिकली क्या होता है इंट्रिंसिक फैक्टर और एक्सट्रिंसिक फैक्टर के लिए बेसिकली हमारी फैक्टर 2, फैक्टर 7, फैक्टर 9, फैक्टर 10 बहुत ज्यादा जरूरी होता है। फिर ये क्या करता है, ये बेसिकली हमारा जो फैक्टर 10 होता है उसे क्या करता है एक्टिवेट करता है। देखो ये जो सारे फैक्टर होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं विटामिन के एसेंशियल, बेसिकली क्या करता है इसे विटामिन के क्या करता है एक्टिवेट करने का काम करता है, ठीक है, इसलिए विटामिन के एसेंशियल बोलते हैं। उसके बाद क्या करता है विटामिन जब फैक्टर 10 ये एक्टिवेट हो जाएगा तब क्या करेगा एक्टिवेट करेगा प्रोथ्रोम्बिन, फिर प्रोथ्रोम्बिन से क्या बनेगा थ्रोम्बिन बनेगा, ठीक है। उसके बाद आता है फिब्रिनोजेन, फिर प्रोथ्रोम्बिन क्या करेगा फिब्रिनोजेन से कन्वर्ट करेगा फिब्रिन, ठीक है। प्रोथ्रोम्बिन का काम होता है फिब्रिनोजेन को कन्वर्ट करना फिब्रिन, क्योंकि फिब्रिन रिस्पॉन्सिबल होता है ब्लड क्लोटिंग के लिए। तो ये था हमारा नॉर्मल प्रोसेस। तो बेसिकली हम क्या करेंगे अगर ब्लड क्लोटिंग को रोकेंगे तो किस किस जगह पे हम रोक सकते हैं। एक तो यहाँ पे रोक सकते हैं जब विटामिन के एसेंशियल क्या होता है हमारा फैक्टर होता है, जैसे 2 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, इसको हम रोक सकते हैं। दूसरा क्या कर सकते हैं जो फैक्टर 10 है उसे हम रोक सकते हैं। तीसरा क्या कर सकते हैं जो हमारा प्रोथ्रोम्बिन होता है, प्रोथ्रोम्बिन का काम क्या था फिब्रिनोजेन को फिब्रिन में कन्वर्ट करना, जो क्या कर रहा था हमारा ब्लड क्लोटिंग कर रहा था, उसको ही रोक देंगे तो फिब्रिनोजेन से फिब्रिन नहीं बनेगा, फिब्रिन नहीं बनेगा तो ब्लड क्लोटिंग नहीं होगा। तो इस 3 कारण से हम क्या कर सकते हैं ब्लड का जो ई हो रहा था क्या हो रहा था क्लोटिंग हो रहा था उसको हम रोक सकते हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। इस जो एंटीकोगुलेशन ड्रग्स होता है इसका जो क्लासिफिकेशन होता है बाय द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कि बाय द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से इस ड्रग्स को क्लासिफाई किया गया। इसको बेसिकली 2 टाइप से क्लासिफाई किया गया, एक तो होता है पैरेंट्रल जो हम क्या करते हैं सिरिंज के थ्रू देते हैं, दूसरा होता है ओरल एंटीकोगुलेशन। तो पैरेंट्रल में बेसिकली 2 टाइप का था, डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर जिसमें हम बेसिकली क्या पढ़ते हैं हेपेरिन। हेपेरिन बेसिकली 2 टाइप का होता है, एक होता है अनफ्रैक्शनेटेड बेसिकली क्या होता है हाई मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन बोलते हैं इसको, ये भी बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन जिसमें आता है एक्सेनाप्रिन, रेविप्रिन और क्या आता है नैनट्रोपिरिन, ठीक है। उसके बाद आता है डायरेक्टली थ्रोम्बिन इनहिबिटर। थ्रोम्बिन क्या था हमारा जो
फैक्टर 3 था, ठीक है, डायरेक्टली थ्रोम्बिन इनहिबिटर। उसमें क्या आता है, बीवी-लुरिडिन, ठीक है, एग्रेटोबैन, हीरुरिडिन और लिपिरुरिडिन, ठीक है। उसके बाद आता है ओरल। ओरल में बेसिकली क्या आता है, विटामिन के इपोक्साइड, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, विटामिन के एंटागोनिस्ट। तो विटामिन के एंटागोनिस्ट में हमने क्या क्या पढ़ा था, फैक्टर पढ़ा था, ठीक है, तो उसको याद रखना। उसमें बेसिकली क्या आता है, बिस हाइड्रोक्सीक्यूमेरिन, ठीक है, और वारफेरिन। जो इसमें हमारा सबसे मेन ड्रग्स होता है वो क्या होता है, वारफेरिन। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट ड्रग्स होता है वो हमारा वारफेरिन होगा, ठीक है, सॉरी हेपरिन होगा। इसमें बेसिकली डिफरेंस क्या होता है, एक तो इसको हम पेरेंटरली देंगे, और इसका एक एडवांटेज है, इसको हम क्या कर सकते हैं, प्रेगनेंसी में हम दे सकते हैं। लेकिन जो वारफेरिन होता है उसको हम प्रेगनेंसी में नहीं दे सकते हैं। ये क्या होता है, बेसिकली टेरेटोजेनिसिटी होता है, टेरेटोजेनिसिटी होता है। दैट मींस इस ड्रग्स को हम क्या कर सकते हैं, जो वारफेरिन को हम प्रेगनेंसी में नहीं दे सकते। उसके बाद क्या ड्रग्स आता है, डायरेक्टली 10A इनहिबिटर। डायरेक्टली 10A इनहिबिटर में क्या आता है, रिवारोक्सीबैन और एपिऑक्सीबैन। उसके बाद ओरल डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर, डैबाट्रानिऑक्सिलेट। इसको इसी तरह से याद रख सकते हो, दबा के गाली दो, दैट मींस डैबिगेट्रानिऑक्सिलेट, ठीक है। तो इतना सारे ड्रग्स आता है। तो उसके बाद हम देखते हैं फार्माकोलॉजिकल एक्शंस ऑफ हेपरिन। हेपरिन का फार्माकोलॉजिकल एक्शंस क्या होता है, तो बेसिकली हेपरिन क्या करता है, जो हमारे फैक्टर 3 दैट मींस थ्रोम्बिन को रोकता है। तो चलो देखते हैं किस तरह से रोक रहा था। तो मैंने क्या बोला था, जो हमारा क्या कर रहा था, ब्लड क्लोटिंग हो रहा था, वो बेसिकली हम 3 टाइप से रोक सकते हैं। एक तो हमने बोला था जो विटामिन के एसेंशियल है उसे हम रोक सकते हैं, फैक्टर 10 को रोक सकते हैं, और हमने बोला था जो थ्रोम्बिन है उसको रोक सकते हैं। जो हमारा हेपरिन होता है वो क्या करता है, बेसिकली जो हमारे फैक्टर 3 दैट मींस क्या होता है, थ्रोम्बिन होता है उसको रोक देता है। और क्या करता है, बेसिकली ये भी रोक सकता है, ठीक है। और क्या करता है, फर्स्टली क्या करता है, थ्रोम्बिन को रोकता, मेन थ्रोम्बिन को रोकता, उसको क्या करता, उसके बाद क्या करता है जो हमारा, और दूसरा क्या करता है जो विटामिन उसके बाद क्या करता है जो हमारा फैक्टर 10 है उसको भी रोकने का काम करता है हमारे हेपरिन, ठीक है। तो चलो देखते हैं। देखो हेपरिन इज द इनहांस्ड एंटीथ्रोम्बिन। देखो यहाँ पे एंटीथ्रोम्बिन लिखा, एंटीथ्रोम्बिन 3 एक्टिविटी। ये क्या करता है, जो थ्रोम्बिन का एक्टिविटी है उसे क्या करता है, उसे रोक देता है, जिसके वजह से क्या होता है, फिब्रिनोजेनेसिस से फिब्रिन नहीं बनेगा, फिब्रिनोजन नहीं बनेगा तो ऑटोमेटिकली कोगुलेशन नहीं होगा। इनहिबिट द थ्रोम्बिन फैक्टर क्या करता है 2 एंड क्या करता है 10 को भी रोकने का काम करता है। प्रिवेंट द क्लॉट फॉर्मेशन एंड ग्रोथ। इसके वजह से क्या होता है, जो हमारा क्लॉट का फॉर्मेशन हो रहा था वो क्या हो जाएगा, वो रुक जाएगा। उसके बाद देखते हैं इस ड्रग्स को हम कहां पे यूज कर सकते हैं। बेसिकली प्रिवेंट द ट्रीटमेंट ऑफ डीप वेन थ्रोम्बोसिस। मैंने क्या बोला था, जब लेग में क्या हो जाता है, लेग की वेन्स में क्या हो जाता है, थ्रोम्बोसिस, दैट मींस ब्लड का क्लोटिंग हो जाता है, उस टाइम उसको हम क्या बोलते हैं, डीप वेन थ्रोम्बोसिस। इस टाइम में हम दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद पल्मोनरी थ्रोम्बोसिस, जस्ट लंग्स में क्या हो रहा था, ब्लड का क्लोटिंग हो रहा था, उस टाइम पे भी हम दे सकते हैं। उसके बाद आर्टेरियल फिब्रिलेशन मैंने क्या बोला था, जब हमारा हार्ट रेट इरेगुलर हो जाए तो उस टाइम दे सकते हैं। प्रिवेंट क्लोटिंग ड्यूरिंग द सर्जरी। बेसिकली मेन काम यही होता है, क्या करते हैं, जो हम क्या करते हैं ड्यूरिंग द सर्जरी क्या हो जाता है, हमारा ब्लड का जो क्लोटिंग हो जाता है उसको रोकने के लिए भी हम क्या करते हैं, हेपरिन को यूज करते हैं, डायलिसिस में यूज करते हैं, और क्या कर सकते हैं, ब्लड जब ट्रांसफर करते हैं तब भी इस ड्रग्स को हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कॉन्ट्रा इंडिकेशन, दैट मींस कहां पे इस ड्रग्स को हम यूज नहीं कर सकते। एक मान के चलो एक्यूट ब्लीडिंग, जब बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रहा है उस टाइम इस ड्रग्स को हम यूज नहीं कर सकते। क्यों यूज नहीं कर सकते, मान के चलो क्या हो रहा, ब्लीडिंग हो रहा है, ठीक है। तो उस टाइम अगर ब्लीडिंग को हम नहीं रोकेंगे तो क्या होगा, उस टाइम अगर ब्लीडिंग को नहीं रोकेंगे तो क्या होगा, सेब्रल हमारे बॉडी में क्या हो सकता है, शॉक भी हो सकता है, जिसके कारण से बहुत ज्यादा डेथ भी हो सकता है। तो उस कारण से हम क्या करेंगे, उस टाइम हम इस ड्रग्स को नहीं देंगे। उसके बाद आते हैं सेब्रल थ्रोम्बोपिनिया और हेपरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोपिनिया। थ्रोम्बोपिनिया दैट मींस क्या हो जाता है, जब हमारी बॉडी में प्लेटलेट्स का क्या हो जाता है, काउंट घट जाता है, तो उस टाइम हम नहीं देते। प्लेटलेट्स नहीं होगा तो क्या होगा, हमारी बॉडी में जो हमारे क्लोट हो रहा था वो भी नहीं होगा, तो उस टाइम हम इस ड्रग्स को नहीं देंगे। ऑन हाइपर सेंसिटिविटी हेपरिन, अगर मान के चलो हेपरिन लेने से मुझे क्या होता है, एलर्जिक रिएक्शंस हो रहा है, तो उस टाइम भी इस ड्रग्स को हम नहीं देंगे। कंडीशंस विद हाई रिस्क ब्लीडिंग, मान के चलो बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रहा है तो उस कंडीशंस भी हम नहीं देंगे। उसके बाद हम देखते हैं डोज कि कितना डोज यूज कर सकते हैं। इसका क्या करता है, आईवी बोलस दैट मींस इंजेक्शन के फॉर्म में हम कितना देते हैं, 50 to 100 यूनिट केजी देते हैं, ठीक है। देन हम क्या करते हैं, 400 to 600 यूनिट केजी क्या करते हैं, हम दिन में इन्फ्यूजन के रूप में हम देते हैं। इन्फ्यूजन दैट मींस क्या बोल सकते हैं, इन्फ्यूजन दैट मींस
स्लाइन के फॉर्म में देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं फार्माकोलॉजिकल एक्शंस ऑफ हेपरिन। तो चलो और एक बार उस फ्लो चार्ट को देख लेते हैं। तो मैंने ये क्या कर रहा था, ये दोनों को क्या कर रहा था, हेपरिन रोक रहा था। और क्या करेगा, जब हमारा हेपरिन होगा, हेपरिन क्या करेगा, जो हमारा विटामिन के एसेंशियल होता है, दैट मींस फैक्टर 2, फैक्टर 7, फैक्टर 9 और फैक्टर 10 को क्या करेगा, रोकने का काम करेगा। कौन, हेपरिन। अगर इसको रोक देगा तो क्या होगा, हमारा जो फैक्टर 10 है ये एक्टिवेट नहीं होगा। ये एक्टिवेट नहीं होगा तो क्या होगा, जो हमारा प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बन रहा था ये नहीं होगा। थ्रोम्बिन नहीं बनेगा तो फिब्रिजोन नहीं बनेगा। अगर फिब्रिजोन नहीं बनेगा तो फिब्रिन भी नहीं बनेगा। फिब्रिन नहीं बनेगा तो ब्लड क्लोटिंग भी नहीं होगा। तो ये कौन काम करता है, जो हमारा विटामिन के एसेंशियल को कौन रोकता है, हमारा ऑर्फेरिन रोकता है। तो चलो देखते हैं। देखो, ऑर्फेरिन इनहिबिट विटामिन के रिसाइकल। ये क्या करता है, जो विटामिन के लिए जो इंपॉर्टेंट होता है फैक्टर कौन 2, 7, 9, 10 उसको क्या करता है, रोकने का काम करता है। जिसके वजह से क्या होता है, जो हमारे ब्लड का क्लोटिंग हो रहा था वो क्या हो जाएगा, प्रिवेंट हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं इस ड्रग्स को हम कहां पे यूज कर सकते हैं। एक तो यूज कर सकते हैं प्रिवेंट एंड ट्रीटमेंट ऑफ डीप वेन थ्रोम्बोसिस। मैंने बोल दिया डीप वेन, दैट मींस लेग में जब ही हो जाता है। उसके बाद पल्मोनरी थ्रोम्बोसिस, मैंने ये भी बोल दिया जब लंग्स में ब्लड क्लोटिंग हो जाता है। स्ट्रोक प्रिवेंट द आर्टेरियल फिब्रिलेशन। स्ट्रोक दैट मींस क्या होता है, ब्लड में वॉल्यूम कम हो जाता है, ब्लड का वॉल्यूम कम होता है, तब हम इसको देते हैं। उसके बाद प्रिवेंट द क्लॉट मैकेनिज्म्स ऑफ हार्ट। जब हमारे हार्ट में क्या हो जाता है, ब्लड का बहुत ज्यादा क्लॉटिंग हो जाता है, उस टाइम भी इस ड्रग्स को हम देते हैं। उसके बाद आता है हमारा कॉन्ट्राइंडिकेशन, दैट मींस कहां पे इस ड्रग्स को हम यूज नहीं करेंगे। एक तो आ गया तुम्हारा एक्यूट ब्लीडिंग, ठीक है, डिसऑर्डर, जब ब्लीडिंग होगा तब नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे, हम पहले ही बता चुके हैं। उसके बाद रिसेंट एंड मेजर सर्जरी, दैट मींस अगर ब्रेन सर्जरी हो रहा तब नहीं देंगे। स्पाइनल और आई सर्जरी होगा उस टाइम हम नहीं देंगे। इस टाइम अगर देंगे तो क्या होगा, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होने का चांसेस होगा, तो हम उस टाइम नहीं देंगे। उसके बाद आता है प्रिवेंट अनकंट्रोल हाइपरटेंशन। जब हाइपरटेंशन होगा इस ड्रग्स को हम नहीं देंगे, क्योंकि जो हमारा ऑर्फेरिन होता है वो क्या करता है, हमारा बीपी को बढ़ा देता है। और बीपी बढ़ा देगा, ऑलरेडी क्या है, बीपी बढ़ा हुआ है, ठीक है, और हम जो ड्रग्स दे रहे हैं वो भी बीपी बढ़ाएगा, तो क्या होगा, बहुत सीवियर कंडीशन हो जाएगा। तो इस टाइम भी हम नहीं दे सकते। और मैंने पहले ही बोला कि इसको हम प्रेगनेंसी में नहीं दे सकते ऑर्फेरिन को, क्योंकि ये टेरेटोजेनिसिटी है। उसके बाद लिवर डिजीज को हम लिवर डिजीज और हाइपर सेंसिटिविटी, दैट मींस एलर्जिक रिएक्शन जिसको है, और लिवर में डिजीज जिसको है, दैट मींस लिवर में जिसको डिजीज है उसको भी हम नहीं देंगे। उसके बाद हम देखते हैं डोज। इनिशियल होता है 2 से 5 mg हम देते हैं ओरली, और दिन में हम बस एक बार ही देते हैं। उसके बाद क्यों, ये ड्रग्स क्या है, मैंने ओरली में पढ़ाया था, तो ये ड्रग्स बेसिकली कब देंगे, हम ओरली देंगे। और जो हेपरिन पढ़ा था, हेपरिन का आईवी। तो इसका डिफरेंस बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि हेपरिन को कौन सा रूट से देते हैं और ऑर्फेरिन को कौन सा रूट से देते हैं। तो हेपरिन को हमेशा याद रखना, आईवी देते हैं या बोलस की फॉर्म में देते हैं या सबक्यूटेनियस देते हैं, ठीक है। और जब ऑर्फेरिन की बात आए तो उसको हम ओरल रूट से देते हैं, ठीक है। और मेंटेनेंस डोज 2 से 10 mg डेली, और एडजस्टमेंट के लिए हम देते हैं 2 से 3, ठीक है। हायर डोज एंड सम पेशेंट के केसेस में कभी कभी डोज को बढ़ा जाते हैं हम। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अच्छे रहना, थैंक यू।